हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के कोटेड आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और सभी को जोहार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे और जय सिया राम। हमारा जो सेशन चल रहा था जिसमें राजस्थान के प्रमुख दुर्ग चल रहे थे और दुर्ग में हम लोगों ने कल आधा चित्तौड़ को निपटा दिया था। आज जो सेशन है वो चित्तौड़ दुर्ग को हम निपटा देंगे और चित्तौड़ के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। जीके के लिए आपके लिए ये क्लास बेस्ट रहने वाली है। मेरे हिसाब से आप जीके के लिए ये क्लास है वो बेस्ट रहने वाली है, जिसमें हम लोग ओनली फॉर चित्तौड़ के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर के अंदर हिस्ट्री भी समाहित होती है दोस्तों, और आर्ट एंड कल्चर दोनों, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों एक ही सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। तो इसमें कुछ चीजें हैं वो हिस्ट्री की भी आएगी और आधी जो चीजें वो आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति की भी आएगी। तो हम जो बात करने वाले हैं वो चित्तौड़ दुर्ग के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चित्तौड़ दुर्ग के बारे में मैंने कल सामान्य परिचय के रूप में बता दिया था। आज जो हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित हमारा विजय स्तंभ है, उस विजय स्तंभ के बारे में दोस्तों विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो इधर देखिए आप, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ को मैं एक बार यहां पर आपके सामने बना देता हूं विजय स्तंभ को। इसके बाद विजय स्तंभ के मैं कुछ बातें लिखूंगा, जैसे यहां पर बनाता हूं विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। ये हमारे चित्तौड़ दुर्ग के अंदर क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर हमारा है एक विजय स्तंभ। कौन सा स्तंभ है दोस्तों, तो ध्यान रखना आप, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। ये मैंने बताया आपके सामने विजय स्तंभ। और इस विजय स्तंभ के अंदर देखा जाए तो ये कितना मंजिला है दोस्तों, तो ये 9 मंजिला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 विजय स्तंभ है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित है और ये दोस्तों 9 मंजिला है। कितना मंजिला है दोस्तों, तो ध्यान रखना 9 मंजिला है। इसी विजय स्तंभ के जस्ट पास में मैं एक बना रहा हूं कीर्ति स्तंभ। देखना दोस्तों, यहां पर और बना रहा हूं मैं, कौन सा बना रहा हूं, ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। ये जो कीर्ति स्तंभ है वो दोस्तों कितना मंजिला है, तो ये देखा जाए ये जो स्तंभ कितना मंजिला हो जाएगा, ये जो है 7 मंजिला है दोस्तों, 7 मंजिला। कितना मंजिला है, तो ये हो जाएगा 7 मंजिला। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो हमारा कौन सा मंजिला हो गया, 7 मंजिला हो गया। और ये जो है वो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ही है 7 मंजिला। क्या है दोस्तों, ये है कीर्ति स्तंभ। इसका जो नाम है वो क्या है दोस्तों, तो कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक बार है हम किसके बारे में नहीं पढ़ा देते, विजय स्तंभ। अब देखो दोस्तों, ये जो विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला, 9 मंजिला आपको देख रही हो कि मैंने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंजिला है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला है। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि विजय स्तंभ के बारे में बेसिक जानकारी। विजय स्तंभ, इसका जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों, वो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो निर्माण इसका करवाया गया था वो महाराणा कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा, कुंभा के द्वारा, कुंभा के द्वारा क्या करवाया गया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था मेरे दोस्तों, ठीक है। कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया, तो ध्यान रखना, एक युद्ध का नाम आता है, उस युद्ध का नाम है सारंगपुर युद्ध, सारंगपुर युद्ध, सारंगपुर युद्ध या सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में
ये जो सारंगपुर युद्ध लड़ा गया था 1437 के अंदर लड़ा गया था दोस्तों, 1437 के अंदर लड़ा गया था। और ये सारंग कहाँ पड़ता है सारंगपुर, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो आता है सारंगपुर वो पाली के अंदर है। कहाँ पर स्थित है, पाली के अंदर स्थित है सारंगपुर, ठीक है। इस विजय में महाराणा कुंभा के द्वारा किसको हराया था, ध्यान रखना दोस्तों, ये यहाँ पर इस विजय में किसको हराया था, तो जो हराया था वो किसको हराया था, तो ध्यान रखना दोस्तों, वो हराया था महमूद खिलजी। किसको हराया था, महमूद खिलजी को हराया था, महमूद खिलजी को हराया था। और इसी विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में 1437 ईस्वी में, इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा एक बनवाए का विजय स्तंभ बनवाया गया। कितने मंजिला दोस्तों, तो ध्यान रखना 9 मंजिला बनवाया गया। अब देखा जाए महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया दोस्तों, इसका जो निर्माण काल माना जाता है वो निर्माण काल कौन सा है दोस्तों, तो इसका जो निर्माण काल है वो हो जाएगा, निर्माण काल हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 1440 से लेकर 1458 तक जो बनाया गया इसका निर्माण हुआ। 8 साल लगे इसको बनाने में, 1440 से 40 तक 1458 तक ये विजय स्तंभ का निर्माण चला। इसको हम कहेंगे दोस्तों निर्माण काल। एक बात और ध्यान रखना, जब मैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आपको अध्ययन करवाऊंगा उस समय मैं 1458 से लेकर जो कार्यकाल बताऊंगा वो होगा किसका होगा, ध्यान रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण काल होगा। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा 1440 से 1458 के मध्य करवाया। कुंभा के द्वारा किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया दोस्तों, तो ध्यान रखना सारंगपुर युद्ध कब हुआ, 1437। किसको हराया इसमें, महमूद खिलजी। और कहां पड़ता है सारंगपुर, पाली के अंदर। अब देखो ये कितना मंजिला है सर, तो ये 9 मंजिला है। कितना मंजिला है, तो ये स्थित है दोस्तों 9 मंजिला है। कितना मंजिला है, 9 मंजिला। अब देखना दोस्तों, यहां से हम उतरेंगे कि 9 मंजिला है, तो 9 मंजिला है तो 90 मंजिल पर क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना 90 मंजिल पर हमारे क्या है, तो 90 मंजिल पर हमारी है यहां पर कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। 90 मंजिल पर क्या है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इधर देखो 90 मंजिल पर क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना यहां पर मैं लिख देता हूं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है दोस्तों। क्या है ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों, ध्यान रखना ये किस भाषा में लिखी गई है, तो वो भाषा हो जाएगी हमारी मेवाड़ी भाषा। मेवाड़ी भाषा के अंदर लिखी गई है। इसके बाद देखा जाए इसके जो वास्तुकार या रचयिता कौन थे, इसके जो रचयिता थे वो दोस्तों थे महेश और अत्रि भट्ट। इनको शॉर्ट में दोस्तों कहा जाता है अभी कवि कहा जाता है, अभी कवि कहा जाता है। इनके द्वारा इसका क्या करवाया गया दोस्तों, इसका क्या की गई, इसकी रचना की गई। इसमें है क्या सर, तो इसमें क्या है, तो ध्यान रखना कुंभा के विजयों का वर्णन मिलता है, वर्णन है। कुंभा के विजयों का क्या है दोस्तों, तो वर्णन है। ये कौन सी मंजिल पर है, तो 90 मंजिल पर स्थित है। ये ध्यान रखना है किस भाषा के अंदर है, मेवाड़ी भाषा के अंदर है दोस्तों। रचयिता कौन है इसके, महेश प्लस अत्रि भट्ट, ठीक है। इनको शॉर्ट में कहा जाता है अभी कवि। ये अभी कवि वाला जो प्रश्न है ना दोस्तों, वो सेकंड ग्रेड में पूछा गया था और उसमें अत्रि और महेश नहीं देकर उसने पूछा था अभी कवि दिया था ऑप्शन के अंदर। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है ये क्या है, इसके अंदर ये पूछा था कुंभा के विजयों का वर्णन है। अब देखा जाए मेरे दोस्तों 90 मंजिल के बारे में और पढ़ेंगे। जब ये 90 मंजिल टूट जाती है दोस्तों, 90 मंजिल टूट जाती है बिजली गिरने के कारण, 90 मंजिल बिजली गिरने के कारण टूट जाती है। उस समय हमारे 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, और क्रांति के समय जो शासक थे उनका नाम था स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह ने इस 90 मंजिल का पुनः निर्माण करवाया था। तो यहां पर लिख देते हैं 90 मंजिल का पुनः निर्माण। पुनः जो निर्माण करवाया था
वो पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? तो ये जो पुनः निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह। और ये कहां पर थे? तो ध्यान रखना 1857 की क्रांति के समय ये क्या थे? राजा थे दोस्तों, शासक थे। ये खूब बार पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय निम्न में से कौन कौन से राजा थे? जैसे जयपुर का हो जाएगा राम सिंह, कोटा का भी हो जाएगा राम सिंह द्वितीय, जोधपुर का हो जाएगा, और जोधपुर का जो हो जाएगा वो तो कौन था? ध्यान रखना दोस्तों, जोधपुर का था राम सिंह, जयपुर का राम सिंह था, और कोटा का राम सिंह द्वितीय था, जोधपुर का था उसका नाम मैं भूल गया हूं लेकिन, और मेवाड़ का स्वरूप सिंह हो जाएगा। जोधपुर का मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन मैं बता, मैकमोहन वहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है दोस्तों, मैकमोहन क्या था? पॉलिटिकल एजेंट, मैं बता दूंगा आपको, याद आएगा। तो यहाँ पर ये 90 मंजिल है, पुनः निर्माण करवाया महाराणा स्वरूप सिंह, 1857 की क्रांति के समय शासक, और यहीं पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्त विजय स्तंभ, वो ध्यान रखना कीर्ति स्तंभ है दोस्तों, ये है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, 90 मंजिल पर स्थित है। अब देखा जाए ये वाली बातें होगी, सर इस मंजिल पर 8वीं मंजिल पर कुछ है, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? मूर्ति नहीं है यहाँ पर। क्या नहीं है दोस्तों? तो 8वीं मंजिल पर पूछा जाए आपको कि 8वीं मंजिल पर मेरे दोस्तों क्या है, तो ध्यान रखना 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। यहां पर क्या नहीं है दोस्तों? तो मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं बनी हुई। अब कैसे मूर्ति नहीं बनी हुई मैं बताऊंगा आपको आगे। 7वीं मंजिल पर कुछ भी याद नहीं रखना दोस्तों, 6वीं पर भी कुछ नहीं याद रखना है, 5वीं पर भी कुछ नहीं याद रखना है, 4th पर भी आपको कुछ नहीं याद रखना, 9वीं पर याद रखना है। 9वीं पर क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखना यहाँ पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया, अल्लाह शब्द लिखा गया, 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया। 3री मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया। सर कौन सी भाषा में लिखा गया 9 बार अल्लाह शब्द? तो ध्यान रखना भाषा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो वो भाषा है मेरे दोस्तों अरबी भाषा। अरबी भाषा के अंदर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया। ठीक है दोस्तों, बोरिंग तो नहीं हो रहे हो? यहाँ पर कोई मजाक मस्ती वाली बात है इसलिए मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप भी सीरियस होकर पढ़िए। 3री मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है, और कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया दोस्तों? तो अरबी भाषा के अंदर लिखा गया मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते नहीं। सर दूसरी मंजिल पर? नहीं दोस्तों, दूसरी मंजिल पर कुछ नहीं। पहली मंजिल पर क्या है दोस्तों? प्रथम मंजिल किसको समर्पित है ये याद रखना। तो ये समर्पित है दोस्तों, किसको समर्पित है? तो ये जो समर्पित है भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसीलिए इस प्रथम मंजिल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो विष्णु ध्वज कहा जाता है, विष्णु ध्वज कहा जाता है। और ये जो विष्णु ध्वज किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? तो ध्यान रखना उपेंद्र नाथ डे के द्वारा कहा गया। उपेंद्र नाथ डे के द्वारा क्या कहा गया था? विष्णु ध्वज कहा गया। विष्णु भगवान को ही क्यों समर्पित है? विष्णु भगवान को इसलिए समर्पित है मेरे दोस्तों क्योंकि महाराणा कुंभा था वो विष्णु का उपासक था, और इसी महाराणा कुंभा को कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक। आपसे कोई पूछा जाए इसका कार्यकाल 1433 से लेकर 1468 इसका जो महाराणा कुंभा का कार्यकाल है। इसी महाराणा कुंभा को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर इनके पुत्र उदय या उदयकरण के द्वारा मामादेव मंदिर के पास इनकी हत्या की गई थी। कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक मामादेव मंदिर है, वहां पर की गई थी दोस्तों। और यही हमारे स्थापत्य कला के क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखना स्थापत्य कला के जनक है। राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला के जनक है दोस्तों। ये वाली बात हो गई। अब विजय स्तंभ के बारे में कुछ है तो ध्यान रखना दोस्तों, और भी बातें। राजस्थान इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों, आप लोग याद कर लेना, इसको मैं मिटा देता हूं या फिर उसको मिटा देता हूं, 7वीं मंजिल वाले को मैं मिटा देता हूं। अब देखो, इसको मैं मिटा देता हूं, बाद में लिख देता हूं। देखो यही दोस्तों विजय स्तंभ है। यही जो विजय स्तंभ है ये किसको, ध्यान रखना, ये किसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों? तो ये जो प्रतीक चिन्ह है वो हमारा किस किस का हो जाएगा? तो ये जो प्रतीक चिन्ह है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोस्तों, माध्यमिक
शिक्षा बोर्ड। अजमेर का क्या माना जाता है? प्रतीक चिन्ह माना जाता है। कौन? विजय स्तंभ। और किसका है? और राजस्थान पुलिस का है मेरे दोस्तों, राजस्थान पुलिस का है। राजस्थान पुलिस का क्या माना जाता है? प्रतीक चिन्ह। सर और भी बताओ हमें, तो हमने ये आपने ये पढ़ा। और किसका है दोस्तों? तो ध्यान रखना, जेके बिरला सीमेंट। आज याद आया होगा कि जेके बिरला सीमेंट भी कुछ हमारे जेके बिरला सीमेंट काम का है, इसका माना जाता है। जब जेके बिरला सीमेंट का जो कट्टा है, उस कट्टे के ऊपर इस विजय स्तंभ का फोटो वगैरह होता है। राजस्थान पुलिस का है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। सर हमें तो ये बताओ, यहां से लेकर ये कितना है दोस्तों? तो ये है मेरे दोस्तों 122 फीट है। कितना फीट है? 122 फीट ऊंचाई पर है। कितना फीट है? 122 फीट। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है वो 122 फीट है मेरे दोस्तों। 122 फीट इसकी ऊंचाई है। सर ऊंचाई तो बताई दी आपने, चौड़ाई भी बता दो हमें। तो देखो दोस्तों, यहां से लेकर ये होती है चौड़ाई, और ये जो चौड़ाई है 30 फुट है। तो यहां पर लिख देंगे इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है दोस्तों? तो ध्यान रखना, इसकी जो चौड़ाई है 30 फुट है। 30 फुट। सर आपने चौड़ाई बता दी, लेकिन इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन था? इसके वास्तुकार कौन थे? तो ध्यान रखना, इसके वास्तुकार कौन थे दोस्तों? तो इसकी जो वास्तुकार, मैं यहां पर लिख रहा हूं वास्तुकार, और इसके जो वास्तुकार थे वो वास्तुकार हो जाएंगे जेता, नापा, पामा और पुंजा। ये इसके क्या हो जाएंगे? वास्तुकार हो जाएंगे। अगर विजय स्तंभ के वास्तुकार पूछे तो कौन हो जाएंगे? जेता, नापा, पामा, पुंजा। ये जेता मेन था और ये तीन इनके सहयोगी थे। सर ऐसा हमारे राजस्थान के अंदर और कहीं बना हुआ है? हाँ दोस्तों बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? तो इधर देखो, ये बनाने की जो प्रेरणा ली गई थी वो प्रेरणा कहां से ली गई थी? तो बयाना दुर्ग भरतपुर से ली गई थी। बयाना दुर्ग भरतपुर से ली गई थी दोस्तों। बयाना दुर्ग भरतपुर, वहां पर क्या बना हुआ? ऐसा एक विजय स्तंभ बना छोटा सा, और वहीं का नक्शा लेकर इसका क्या करवाया गया था दोस्तों? निर्माण। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम इमारत, राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर क्या जारी हुआ है, तो ध्यान रखना दोस्तों, डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट कब जारी हुआ? तो ये जारी हुआ था 15 अगस्त 1949। 15 अगस्त 1949 के दिन इस विजय स्तंभ पर दोस्तों क्या जारी हुआ है? तो डाक टिकट जारी हुआ है। क्या जारी हुआ है? डाक टिकट जारी हुआ है। इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा ऐसा लग रहा है मुझे, यहां पर लिख देता हूं मैं 15 अगस्त 1949। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ दोस्तों 15 अगस्त 1949, ध्यान रख लेना। अब इसके बारे में, इस विजय स्तंभ के बारे में आपको क्या याद रखना है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, इस विजय स्तंभ के चारों ओर मूर्तियां हैं। क्या है? चारों ओर मूर्तियां हैं। चारों ओर मूर्तियां हैं, इसीलिए कहा जाता है इसे भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश या अजायब घर कहा जाता है। भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश या अजायब घर कहा जाता है। ओनली फॉर 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं, ये ध्यान रखना। बाकी सभी पूरे विजय स्तंभ पर मूर्ति बनी हुई है दोस्तों। तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं भारतीय, ऊपर लिख दो भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश या इसी को कहा जाएगा अजायब घर दोस्तों। अजायब घर किसको कहा जाएगा? तो कहा जाएगा विजय स्तंभ को कहा जाता है। भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश या अजायब घर क्यों कहा जाता है? इसके चारों मूर्तियां बनी हुई, इसीलिए कहा जाता है। ये जो छोटी छोटी बातें थी वो हमारे किसके बारे में थी? विजय स्तंभ के बारे में थी।
किसके बारे में थी दोस्तों? विजय स्तंभ के बारे में थी। और भी विजय स्तंभ के बारे में आपको कुछ कमी पेशी लगे तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है दोस्तों, ये जो सारी किसके बारे में थी? विजय स्तंभ के बारे में थी और मैंने लमसम बता दिए। अगर आपसे और भी आप संतुष्ट नहीं हो तो सर इसको बनाने में खर्चा कितना आया, खर्चा भी लिख देना। 90 लाख का खर्चा आया दोस्तों, 90 लाख। माना कि अब आप क्या हो गए होंगे? खुश हो गए हो। पसंद आया? पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना। एक और बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर। क्या बना रहे हैं दोस्तों? कीर्ति स्तंभ बना रहे हैं, कीर्ति स्तंभ बना रहे हैं। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, एक बार और देख लेना, बढ़िया से आप देख लो क्या क्या लिखा है। वैसे मैंने आज बहुत श्लोक के अंदर पढ़ाया है, ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं वो हमारे विजय स्तंभ के बारे में है। मिटा देता हूँ एक बार इसको। अब जो हम बात करने वाले हैं वो कीर्ति स्तंभ के बारे में, कीर्ति स्तंभ के बारे में बात करने वाले हैं। कीर्ति स्तंभ में आप लोगों को ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है, ओनली फॉर थोड़ी सी बातें याद रखनी है। विजय स्तंभ हमारा हो गया और विजय स्तंभ के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, वो हम देखने वाले हैं कीर्ति स्तंभ। ये कहां पर है? तो ये स्थित है चित्तौड़ के अंदर। विजय स्तंभ हो गया, विजय स्तंभ के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा? कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। अब देखो दोस्तों, यहां पर मैं कीर्ति स्तंभ बनाना पहले मैंने बना के रखा है। मैं बताया था 7 मंजिला है। कितना मंजिला है दोस्तों? तो ध्यान रखना आप, 7 मंजिला, 7 मंजिला। एक हो जाएगी, 2 3 4 5 6 और 7 मंजिला है। कितना मंजिला है दोस्तों? 7 मंजिला, 7 मंजिला। ये जो बना है ये क्या है दोस्तों? तो ये है कीर्ति स्तंभ। इसका जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों, वो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो निर्माण करवाया गया था जैन व्यापारी जीजा के द्वारा करवाया गया। जैन व्यापारी जीजा, अपने को जीजा ये समझो, जैन व्यापारी है, व्यापार करने वाले हमारे जीजा थे। इन्होंने क्या करवाया? कीर्ति स्तंभ का। बजट थोड़ा कम था इसलिए 7 मंजिला 2 मंजिल नहीं बना पाए विजय स्तंभ के बराबर, यूं समझो। सर समय बताओ तो समय कौन सी सदी में बना है? तो ये 12वीं सदी के अंदर बना मेरे दोस्तों, 12वीं शताब्दी के अंदर। 12वीं शताब्दी के अंदर क्या करवाया गया? इसका निर्माण करवाया गया। ये कितना फीट है? तो ये 75 फीट है। कितना फीट है दोस्तों? तो ये 75 फीट है। कहां से लेकर? यहां से लेकर और यहां तक ये कितना है? तो ध्यान रखना ये 175 फीट है। कितना फीट है? 75 फीट है, ओनली फॉर 75 फीट। चौड़ाई वगैरह आपको याद नहीं रखनी, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यह फीट होगा 75 फीट। कितना मंजिला है? तो आपके सामने दिख रहा होगा, ये जो मंजिला है वो 7 मंजिला है। कितने दोस्तों? 7 मंजिला है। एक तो ये 7 मंजिला है और ये आगे भी 7 आ रहा, ध्यान रखना। 75 फीट 7 दोनों मिलाकर याद कर लेना। अब देखा जाए दोस्तों, ये जो है किसको समर्पित है? वो तो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये किसको समर्पित है दोस्तों? ये समर्पित है हमारे, किसको समर्पित है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है, ऋषभ देव को समर्पित। ठीक है, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। सर टोटल कितने तीर्थंकर हुए? तो नोट में लिख दो। नोट में जो कितने टोटल तीर्थंकर हुए मेरे दोस्तों? 24 हुए। 24 में जो अंतिम तीर्थंकर था वो कौन था दोस्तों? तो वो अंतिम था महावीर स्वामी था मेरे दोस्तों, महावीर स्वामी क्या है? अंतिम तीर्थंकर। प्रथम आपसे पूछा जाए तो आदिनाथ या ऋषभदेव, इन्हीं को ये क्या है? कीर्ति स्तंभ समर्पित है। ये हमारे किसके बारे में बात थी? ये कीर्ति स्तंभ के बारे में बात थी।
अब देखा जाए इस दुर्ग के अंदर, ये समझो ये बना, मैं यहाँ पर इसको एक बार मिटा देता हूँ और मिटाने के बाद हम लोग इस दुर्ग के अंदर कौन कौन से मंदिर ही ये देखेंगे, मंदिर देखेंगे, विदेश प्रमुख तीर्थ स्थल देखेंगे, प्रमुख तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल विजय स्तंभ हो गया हमारा। विजय स्तंभ के बाद हम देखेंगे प्रमुख तीर्थ स्थल, प्रमुख तीर्थ स्थल, प्रमुख तीर्थ स्थल दोस्तों, प्रमुख तीर्थ स्थल। अब देखो मैं यहां पर बना रहा हूं, एक बना रहा हूं, ये है हमारा चित्तौड़ दुर्ग, माना कि ये हमारा क्या है दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक है, ये याद रखना क्या है दोस्तों, तो एक है तुलजा भवानी माता का मंदिर स्थित है, तुलजा भवानी माता का मंदिर स्थित है। किस दुर्ग के अंदर है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। इसका जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों, वो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ये जो निर्माण करवाया गया था बनवीर के द्वारा करवाया गया था, बनवीर के द्वारा। तुलजा भवानी का जो मंदिर है चित्तौड़ के अंदर, इसका निर्माण बनवीर के द्वारा करवाया गया। ये किसकी कुल देवी है, तो हम लोगों ने देवियों के अंदर पढ़ा भी था, लोक देवियों के अंदर ये जो कुल देवी है शिवाजी की कुल देवी है, मराठा सरदार शिवाजी की ये क्या मानी जाती है दोस्तों, तो कुल देवी मानी जाती है। इसी दुर्ग के अंदर एक है, क्या है तो ध्यान रखना, एक है इसी दुर्ग के अंदर एक और मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है कालिका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर। कालिका माता मंदिर का जो निर्माण करवाया गया दोस्तों, वो निर्माण करवाया गया था राजा भोज के द्वारा, राजा भोज के द्वारा करवाया गया, ठीक है, राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। और इसको पहले इसको कहते थे सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहते थे। बाद में इसके अंदर कौन सी मूर्ति जमा दी, ध्यान रखना, इसके अंदर मूर्ति स्थापित करवा दी कालिका माता की, इसीलिए इसको बाद में क्या कहा गया, कालिका माता कहा गया, ठीक है। इसी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर और क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना और क्या है, और है 27 देवी मंदिर, 27 देवी मंदिर दोस्तों। 27 देवी मंदिर क्या है, 27 देवी मंदिर क्यों कहा जाता है, 20 + 7 टोटल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 27 होते हैं। मतलब जैन धर्म की 27 छोटे छोटे मंदिर है, उनको कहा जाता है 27 देवी का मंदिर। तो ये कहां पर स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है हमारे चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। किस दुर्ग के अंदर स्थित है, चित्तौड़। 20 + 7 टोटल कितने होते हैं, 27, मतलब 7 और 20, 7 और 20 जोड़कर इनको कहा जाता है 27 देवी का मंदिर चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। अब देखा जाए इसी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर और क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना, इसी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर और हो जाएगा समिदेश्वर मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, समिदेश्वर मंदिर। इसी मंदिर को कहा जाता है दोस्तों मोगल मंदिर कहा जाता है, मोगल मंदिर। इसका जो पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, पुनर्निर्माण महाराणा मोगल के द्वारा करवाया गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मोगल मंदिर कहा जाता है, महाराणा मोगल के द्वारा, महाराणा मोगल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था दोस्तों, मोगल मंदिर हो गया। इसी के अंदर एक है, इस दुर्ग के अंदर क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना, कुंभस्वामी मंदिर, कुंभस्वामी मंदिर, या इसी को कहा जाता है सूर्य मंदिर, सूर्य विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर, ठीक है। ये प्रारंभ में क्या था, तो ध्यान रखना शिव मंदिर था, प्रारंभ में ये क्या था, शिव मंदिर, सॉरी विष्णु नहीं कहा, सूर्य शिव मंदिर ही कहा, इसको शिव मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। प्रारंभ में ये एक शिव मंदिर था और इसका पुनर्निर्माण कर क्या कर दिया, इसका नाम महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभस्वामी मंदिर कर दिया। ये कहां पर स्थित है दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर। कुंभस्वामी मंदिर होगा, तुलजा भवानी माता का मंदिर हो गया, 27 देवी का मंदिर हो गया, कालिका माता का मंदिर और समिदेश्वर मंदिर का मंदिर हो गया। ये जो सारे मंदिर मेन है वो किस दुर्ग के अंदर है दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है।
दुर्ग के अंदर किस किस की छत्रियां है दोस्तों? तो ध्यान रखना यहाँ पर छत्रियां किसकी है? तो छत्रियां है, उधर लिख देता हूं छत्रियां। इस दुर्ग के अंदर छत्रियां किस किस की है? तो इस दुर्ग के अंदर जो छत्रियां बनी हुई है वो छत्रियां किसकी बनी हुई है? संत रैदास की, संत रैदास की बनी हुई दोस्तों। इसके बाद जो है कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ के बाद जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया। इस जयमल मेड़तिया की जो छतरी है वो 16 खंभों की है दोस्तों। इसकी है जो 4 खंभों की है दोस्तों, याद हो जाएगा। इसी चित्तौड़ के अंदर बाघ सिंह का स्मारक है, बाघ सिंह का स्मारक कहां पर है दोस्तों? तो ये है, कहां पर है? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। इस दुर्ग के अंदर प्रवेश करने के लिए कितने प्रवेश द्वार है दोस्तों? तो ध्यान रखना प्रवेश द्वार हो जाएंगे, वो प्रवेश द्वार हो जाएंगे हमारे टोटल 7 प्रवेश द्वार है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। इस दुर्ग के अंदर आपको प्रवेश करना है, कितने पोलों का, कितने दरवाजों का सामना करना पड़ेगा? 7। अब देखो सबसे पहले जो है वो कौन सा है दोस्तों? सबसे पहले जो हो जाएगा हमारा वो पाटन पोल, पाटन या पाड़न पोल कहा जाता है इसको, पाड़न पोल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो भैरव पोल है, भैरव पोल। इसी भैरव पोल के पास कल्लाजी राठौड़ और जयमल मेड़तिया की क्या है दोस्तों? छत्रियां। भैरव पोल के बाद हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखना भैरव पोल के बाद हो जाएगा गणेश पोल, गणेश पोल। गणेश पोल के बाद हो जाएगा दोस्तों जोड़ला पोल, जोड़ला पोल। जोड़ला पोल के बाद हो जाएगा दोस्तों हनुमान पोल, हनुमान पोल। हनुमान पोल के बाद हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना राम पोल, सॉरी लक्ष्मण पोल, लक्ष्मण पोल। और लक्ष्मण पोल के बाद हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राम पोल। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और राम पोल पर बाघ सिंह का स्मारक है और यहाँ पर कल्लाजी राठौड़ और जयमल मेड़तिया की क्या स्थिति है दोस्तों? छतरी स्थिति है, याद हो जाएगा आपको। 7 पोल है, पाटन पोल, भैरव पोल। देखो भैरव भगवान भैरव जी भगवान के नाम पर है, गणेश भी भगवान जी के नाम पर है, हनुमान जी भी भगवान है, लक्ष्मण भी राम के भाई थे, भगवान के बराबर है समझो, और राम भी भगवान थे। ओनली फॉर 2 पोलों का नाम जोड़ला और पाटन याद करना पड़ेगा, बाकी सब भगवान है तो याद करें। टोटल कितने प्रवेश द्वार है दोस्तों? 7 हो जाएंगे, 7। एक बात और याद रखना, इस दुर्ग के उत्तरी द्वार को क्या कहते हैं? ध्यान रखना लाखोटा बारी कहते हैं उत्तरी द्वार को। इस दुर्ग के उत्तरी द्वार को क्या कहते हैं? तो उत्तरी द्वार को कहते हैं दोस्तों लाखोटा बारी, लाखोटा, लाखोटा बारी। इसी लाखोटा बारी पर आप लोगों ने 1567-68 पर यहाँ पर अकबर के द्वारा घेरा लगाया गया था दोस्तों, जब साका हुआ था। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, साका पढ़ लिया था। इसके बाद देखा जाए तो इसके पूर्व द्वार को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना सूरज पोल कहते हैं, सूरज पोल। पूर्व द्वार को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सूरज पोल कहते हैं, ठीक है। ये समझो ये उत्तरी द्वार है, ये पश्चिमी द्वार है, ये पूर्व द्वार है। इसके वाले द्वार को हम क्या कहते हैं? सूरज पोल कहते हैं। उत्तरी द्वार को लाखोटा बारी। यहीं पर लाखोटा बारी उत्तरी द्वार पर अकबर के द्वारा मोहर मगरी का निर्माण करवाया गया था दोस्तों, 1567-68 के अंदर जो साका होता है उस समय। इसके बाद देखा जाए दुर्ग का जो प्रथम विजेता माना जाता है वो किसको माना जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखना इसी चित्तौड़ का प्रथम विजेता डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसका जो प्रथम विजेता माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो ध्यान रखना इसका माना जाता है जेत्र सिंह को दोस्तों, जेत्र सिंह, जेत्र सिंह, ठीक है। इस जेत्र सिंह को क्या माना जाता है? प्रथम विजेता माना जाता है। अगर आपसे इसका जो निर्माण करवाया गया था वो चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। जब इस पर अधिकार किसके द्वारा किया गया? यूं मैंने पढ़ा रखा है, नी हो तो आगे वाले वीडियो में ध्यान रखना आप लोग। इस पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया सबसे पहले? तो देखा जाए तो इसको जीतने वाला जो मेवाड़ का शासक था वो कौन था? कालभोज,
या बप्पा रावल, इसके द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? तो ध्यान रखना, किसको हराया था? 734 ईस्वी में मानमोरी को पराजित कर, मानमोरी को पराजित कर, इस पर पराजित कर अधिकार किया था, पराजित कर अधिकार किया था। कालभोज बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर या पराजित कर इस दुर्ग पर अधिकार किया था। कब किया था? 734 ईस्वी में, लिख देना। और इसका जो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जो प्रथम विजेता माना जाता है वो दोस्तों कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है दोस्तों जेत्र सिंह को माना जाता है, जेत्र सिंह को माना जाता है, जेत्र सिंह को माना जाता है। ये जो बातें हैं वो चित्तौड़ के बारे में है दोस्तों। ये सारी बातें उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद देखा जाए तो इस दुर्ग के अंदर कुछ बावड़ियां हैं, कुंड है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इस तब तक मैं इसको क्या कर देता हूँ? मिटा देता हूँ। क्या कर देता हूँ? कि हम लोगों ने क्या कर दिया? मिटा दिया। आप सोच रहे होंगे सर मिटाते हुए नहीं देखे, ध्यान रखना ये एक तरह का जादू है, ठीक है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये एक तरह का जादू है, जब मैं मिटाऊंगा तब आप लोगों को नहीं देखूंगा, भगवान के बराबर में गायब हो जाऊंगा। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों? सामान्य चित्तौड़ दुर्ग के अंदर क्या क्या है ये देखा था। अब देखा जाए इस चित्तौड़ दुर्ग के अंदर प्रवेश द्वार हो गए, प्रमुख तीर्थ स्थल हो गए, विजयास्तंभ हो गया। तो अब देखा जाए कि यहाँ पर जलाशय, जलाशय कौन कौन से दोस्तों? तो ध्यान रखना जलाशय में कौन कौन से आ जाएंगे? तो जलाशय में लिखेंगे घी तेल की बावड़ी, घी तेल की बावड़ी, घी तेल की बावड़ी लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे? ध्यान रखना कातण की बावड़ी, कातण की बावड़ी लिखेंगे। कातण की बावड़ी के बाद हम लिखेंगे हाथी कुंड, हाथी कुंड बना हुआ है ये। हाथी कुंड के बाद लिखेंगे हम सूर्य कुंड, सूर्य कुंड लिखेंगे। सूर्य कुंड के बाद और क्या है? जलाशय, तो ध्यान रखना भीमतल कुंड बना हुआ है दोस्तों, भीमतल कुंड, कुंड, भीमतल कुंड। इसके बाद यहां पर और क्या बना हुआ है दोस्तों? ध्यान रखना जयमल फत्ता का तालाब है, जयमल फत्ता का तालाब स्थित है। हाथी कुंड, सूर्य कुंड, भीम, सूर्य कुंड, हाथी कुंड हो गया, सूर्य कुंड हो गया, भीमतल कुंड हो गया। ये जो जलाशय प्रमुख चित्तौड़ दुर्ग के अंदर पानी के स्रोत है दोस्तों। अब देखा जाए जलाशय तो हो गए, अब जो लिखेंगे महल, महल कौन कौन से? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर महल है, पद्मिनी महल हो जाएगा, पद्मिनी महल। और पद्मिनी महल के बाद देखा जाए तो ध्यान रखना और कौन से महल है? ध्यान रखना कुंभा महल, कुंभा महल, या इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है नवकोठा महल, या इसी को कहा जाता है नवलखा महल, नवलखा महल, नवलखा महल। ये कहां पर स्थित है दोस्तों? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इसी के अंदर और किसके महल है? तो ध्यान रखना गोरा बादल के महल हो जाएंगे चित्तौड़ के अंदर, गोरा बादल के महल, गोरा बादल महल, गोरा बादल महल हो जाएंगे। इसके बाद क्या हो जाएंगे? ध्यान रखना पुरोहितों की हवेली, पुरोहितों की हवेली, सलूम्बर की हवेली इसी के अंदर है, सलूम्बर की हवेली, सलूम्बर की हवेली, सलूम्बर की हवेली हो जाएगी, पुरोहितों की हवेली हो जाएगी। आहाड़ा हिंगोला की हवेली, हिंगोला, हिंगोला की हवेली, हिंगोला की हवेली, हिंगोला की हवेली। जयमल फत्ता का महल या रतन सिंह महल, रतन सिंह के महल, ये जो सारे हैं वो खूब सारे हैं, वो किसके अंदर है? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित दोस्तों। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित महल हो गए, जलाशय हो गए। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, एक क्या है इस दुर्ग के अंदर? श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी। अब ये श्रृंगार चौरी इंपॉर्टेंट है सर? हाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो श्रृंगार चौरी है महाराणा कुंभा की पुत्री, महाराणा
कुंभा की पुत्री रमाबाई की है। कौन थी? तो रमाबाई। रमाबाई की ये क्या है? श्रृंगार चबरी। अब देखा श्रृंगार चबरी होता क्या? श्रृंगार चबरी रमाबाई की जब शादी हो रही थी उस समय मंडप बनाया गया था। समझो क्या बनाया गया था दोस्तों? मंडप बनाया गया था। उसी को हम क्या कहते हैं? श्रृंगार चबरी कहते हैं। अब देखो ये जो बनाया गया था वो किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया? ध्यान रखना दोस्तों, ये बनवाया गया था कुंभा के कोषाध्यक्ष। कौन थे? जो ध्यान रखना, बेलका द्वारा। बेलका द्वारा क्या करवाया गया? इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। वर्तमान में ये किसको समर्पित है? ये श्रृंगार चबरी किसको समर्पित है दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये जो समर्पित है वो किसको समर्पित है? तो ये जो समर्पित हो जाएगी शांतिनाथ। शांतिनाथ जैन मंदिर बना दिया गया। इसको क्या बना दिया है? शांतिनाथ जैन मंदिर बना दिया गया वर्तमान। ठीक है दोस्तों, इसकी शादी किससे हुई थी? मंडलिक से हुई थी। मंडलिक या मंडलिक नाम आता है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखना इसी रमाबाई को एक उपाधि प्राप्त थी। उस उपाधि का नाम था वागीश्वरी। कौन सी उपाधि? वागीश्वरी उपाधि प्राप्त थी दोस्तों। वागीश्वरी। संगीत में ये महातज्ञ थी। संगीत में महातज्ञ मतलब संगीत की ज्ञाता थी। महातज्ञ संगीत की ज्ञाता थी इसीलिए। और इनको रमाबाई के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा एक परगना दिया गया था जागीर में। तो जागीर में कौन सा परगना दिया गया था? ध्यान रखना, जावर माइंस वाला दोस्तों। जावर माइंस। जावर माइंस तीड़ी के अंदर है। जावर माइंस तीड़ी के अंदर सोने चांदी सीसा जस्ता की खान है। सीसा जस्ता की खान, सॉरी सोने की नहीं, सीसा जस्ता की खान है। ये जो जावर माइंस रमाबाई को दिया गया था। किसकी पुत्री दोस्तों? तो ध्यान रखना, कुंभा की पुत्री। अगर आपसे कोई ये पूछे कि श्रृंगार चौकी कहां है सर, तो आप उसको बता देना। कोई ये पूछे कि श्रृंगार चौकी कहां है, तो जो श्रृंगार चौकी है दोस्तों, ये श्रृंगार चौकी कहां पर हो जाएगी? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में हो जाएगी मेरे दोस्तों। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर हो जाएगी। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है दोस्तों? तो ध्यान रखना, जोधपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, जोधपुर के अंदर चिड़ियाटू पहाड़ी के ऊपर बना हुआ ये, इसी को कहा जाता है पचेटिया पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग। कौन सा है? मेहरानगढ़ दोस्तों। और इसी मेहरानगढ़ का जो निर्माण करवाया गया था राव जोधा के द्वारा 12 मई 1459 को करवाया गया था दोस्तों। और इसको कहा जाता है जोधा जी का खालसा भी कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को। और देखा जाए इसकी नींव करणी माता के हाथों द्वारा रखवाई गई थी। जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा की 12 मई 1459 को। उदयपुर की स्थापना उदय सिंह के द्वारा की गई 1559 को। जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ध्यान रखना, सवाई जय सिंह के द्वारा की गई। कब की गई दोस्तों? तो 18 नवंबर 1727। जयपुर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद और क्या ध्यान रखना है दोस्तों? तो और ये ध्यान रखना है कि मैंने विजय स्तंभ पढ़ा दिया, लेकिन उस समय विजय स्तंभ में क्या होता है कि सारी बातें एक साथ आपको याद नहीं रही हूं करके मैंने अब विजय स्तंभ के बारे में बाद में लिखवा रहा हूं। क्या? तो इसके उपनाम लिखवा रहा हूं दोस्तों। उपनाम क्या क्या है विजय स्तंभ के? देख लेना। उपनाम, विजय स्तंभ के उपनाम। विजय स्तंभ के उपनाम क्या क्या है मेरे दोस्तों? तो विजय स्तंभ के जो उपनाम हो जाएंगे वो उपनाम कौन कौन से हैं? तो विजय स्तंभ के जो उपनाम हो जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। उपनाम, विजय स्तंभ के उपनाम। उपनाम में देखा जाए तो ध्यान रखना, इसको कहा जाता है रोम के टार्जन के समान। रोम के टार्जन के समान। रोम के टार्जन के समान। रोम कहां पर पड़ता है दोस्तों? रोम इटली, इटली के अंदर पड़ता है। और ये किसके द्वारा कहा गया था? ध्यान रखना, ये फर्ग्यूसन के द्वारा कहा गया था। फर्ग्यूसन इसके द्वारा कहा गया था। और किसी और के द्वारा भी कहा गया मेरे दोस्तों। किसके द्वारा? तो देखो क्या कहा है? कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ किसके द्वारा कहा गया? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। यही कर्नल जेम्स टोड हमारे राजस्थान इतिहास के जनक है। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के जो जनक है हमारे कर्नल जेम्स टोड, इन्हीं को कहा जाता है घोड़े वाले बाबा कहा जाता है।
और इन्हीं की एक पुस्तक थी जिस पुस्तक का नाम है एनाल्स इन एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। और उसी में क्या मिलता है, राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, राजपूताना, ये बुक लिखी गई थी इनके द्वारा। और इन्होंने क्या कहा, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ किसको कहा, विजय स्तंभ को कहा मेरे दोस्तों। और किसके द्वारा कहा गया, तो और कहा गया है कि संगीत की भव्य चित्रशाला, संगीत की भव्य चित्रशाला, ये कहा गया है डॉक्टर सीमा राठौड़ दोस्तों, डॉक्टर सीमा राठौड़ के द्वारा कहा गया। और क्या कहा गया दोस्तों, हिंदू प्रतिमा की अनुपम शास्त्र निधि, क्या कहा गया मेरे दोस्तों, हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि, अनुपम निधि, हिंदू शास्त्र की अनुपम निधि किसके द्वारा कहा गया, ये जो कहा गया था वो कहा गया था आरपी व्यास, आरपी व्यास, सॉरी जीएस ओझा के द्वारा, जीएस ओझा के द्वारा, सॉरी आरपी व्यास, आरपी व्यास के द्वारा कहा गया था। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसके द्वारा कहा गया था, आरपी व्यास के द्वारा कहा गया। इसके बाद पौराणिक मूल्यों का अमूल्य कोष किसके द्वारा कहा गया दोस्तों, ये कहा गया था जीएस ओझा के द्वारा कहा गया था, जीएस ओझा के द्वारा कहा गया था। ये किसके द्वारा कहा गया था, जीएस ओझा के द्वारा कहा गया था, ठीक है दोस्तों, जीएस ओझा के द्वारा कहा गया था। इसके बाद देखा जाए जीएस ओझा के द्वारा कहा गया था। और देखा जाए लोक जीवन का रंगमंच, और ये लोक जीवन का रंगमंच किसके द्वारा कहा गया, एक जो है विष्णु ध्वज, और जो विष्णु ध्वज कहा गया उपेंद्र नाथ डे, ठीक है दोस्तों। लोक जीवन का रंगमंच और विष्णु ध्वज उपेंद्र नाथ डे के द्वारा कहा गया। और देखा जाए तो यहां पर एक क्या है, लोक जीवन का रंगमंच है, ठीक है, लोक जीवन का रंगमंच है, ये किसके द्वारा कहा गया दोस्तों, तो गोपीनाथ शर्मा के द्वारा, गोपीनाथ शर्मा के द्वारा कहा गया, ठीक है। ये कुछ बातें हैं, ये कमेंट किसके द्वारा मारे गए, इन इतिहासकारों के द्वारा मारे गए। रोम के टार्जन के समान फर्ग्यूसन के द्वारा बताया गया और कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बताया गया। संगीत की भव्य चित्रशाला डॉक्टर सीमा राठौड़ के द्वारा बताया गया और हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि आरपी व्यास के द्वारा बताया गया। पौराणिक यहाँ पर देवता लिखना पड़ेगा, पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष, पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष किसके, पौराणिक देवताओं, मूल्य मिटा देते हैं, पौराणिक देवताओं का, पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष, अब रेडी, पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष जीएस ओझा के द्वारा, लोक जीवन का रंगमंच गोपीनाथ शर्मा, विष्णु ध्वज उपेंद्र नाथ डे के द्वारा। और इस दुर्ग के बारे में और पूछा जाए दोस्तों तो इस दुर्ग पर प्रथम जो आक्रमण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, तो ध्यान रखना अफगानिस्तान के मामू के द्वारा किया गया था दोस्तों, प्रथम आक्रमण। अंतिम इस दुर्ग पर अधिकार किसका रहता है दोस्तों, तो जहांगीर के द्वारा 1615 में मेवाड़ मुगल संधि होती है, उस समय जहांगीर के द्वारा ये दुर्ग महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को दिया गया दोस्तों। अमर सिंह के बाद ये मेवाड़ वालों के पास ही रहता है चित्तौड़ दुर्ग। और आज जो हमारा वो चित्तौड़ दुर्ग क्या हो जाता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और अपनी तैयारी पर फोकस करना। और सभी को और थैंक यू और जय हिंद, मिलते हैं कल।